जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सचिन बंसल में। दोस्तों, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2024 के एग्जाम में अब 2 ही हफ्ते बचे हैं, तो उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर भी बहुत से कैंडिडेट के मेरे पास मैसेज आ रहे थे जो एग्जाम को लेकर थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि मॉक में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप विश्वास कीजिए आपको फायदा जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको सभी को एक गुड न्यूज़ और देना चाहता हूं। अभी अभी बड़ौदा ग्रामीण बैंक ने यूपी में 1000 वैकेंसी, राजस्थान में 515 वैकेंसी और गुजरात में 425 वैकेंसी क्लर्क और ऑफिसर स्केल दोनों में कंबाइंड टोटल वैकेंसी इतनी बढ़ा दी है। तो यूपी, गुजरात और राजस्थान वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो इसमें अगर हम क्लर्क और ऑफिसर स्केल की हैं, दोनों की कंबाइंड है। क्लर्क की अगर हम अलग भी कर दें 50% भी अगर हम मान लें, तो मान लें 50% हम अगर मान रहे हैं यूपी में, तो 500 वैकेंसी अगर क्लर्क की बढ़ी है तो 50 वैकेंसी अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों की यूपी में बढ़ जाएंगी अपने आप, अगर हम 50% मान रहे हैं। ऐसे राजस्थान, गुजरात में भी लगभग 20-25 वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है यूपी, राजस्थान, गुजरात वालों के लिए। तो आइए अब एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ही मैं बात करूंगा मॉक टेस्ट की। देखिए, बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो बात कर रहे हैं ना, कि अभी जिनसे मैं बात करता हूं, मैं बार बार इस चीज पे जोर देता हूं कि मॉक टेस्ट का, चाहे आरआरबी क्लर्क का हो, चाहे बीपीएस का हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मॉक टेस्ट का बहुत ही महत्व है। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अब बहुत से कैंडिडेट्स हैं डरे हुए हैं कि मेरे अच्छे स्कोर नहीं आएगा मॉक में, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दे रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में आपको बैलेंस बना के रखना है, डरना नहीं है। नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट इसी चीज के लिए होता है, एनालिसिस के लिए। मॉक टेस्ट होता है एनालिसिस के लिए। ठीक है, आप उससे अपना एनालिसिस कीजिए, देखिए कहाँ कमी रह रही है, कौन अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। मॉक टेस्ट से ही आप बना पाएंगे। ना मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता पाऊंगा, ना कोई और। मैं केवल आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, पर जितना अच्छा आप मॉक टेस्ट से एनालिसिस कर पाएंगे ना अपनी परफॉर्मेंस को, और कहीं नहीं कर सकते। तो मॉक टेस्ट का महत्व समझिए, और अभी भी जो बना रहे हैं वो तो अच्छी बात है। नंबर कम अगर आ रहे हैं ना, देखो कि क्यों कम आ रहे हैं, क्या गलती कर रहे हो आप, किस टॉपिक में आप बार बार फंस रहे हो, किस टॉपिक को आप आसानी से कर ले रहे हो, उन्हें सबको सेग्रीगेट करो। ठीक है, उसी बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और वैसे ही वहां पर एग्जाम में आप फिर उसको ही फॉलो करो। तो ये मॉक टेस्ट का महत्व होता है। अब कितने बनाने चाहिए, तो कम से कम मैं सलाह दूंगा, अभी जो लास्ट के 14 डेज हैं लगभग, 2 मॉक टेस्ट लगभग डेली आप बनाइए। ज्यादा नहीं है, इसमें 45 मिनट का एक टेस्ट होता है, तो लगभग अगर आप उसे एनालिसिस भी करेंगे तो 2 घंटे, मान लीजिए 2-2.5 घंटे आपके जाएंगे इसमें। लेकिन जो इसका फायदा मिलेगा ना आपको, एक जैसे मॉर्निंग में बना लिया, एक आपको इवनिंग में बना लिया, ऐसे करके, पर कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो बनाओ। और अगर जिसका अच्छा आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो वो एक ही बनाए। दूसरा, जिस सेक्शन में कम आ रहा है, सेक्शनल मॉक टेस्ट बना सकता है। जिसमें कम आ रहे हैं तो सेक्शनल मॉक टेस्ट भी बना सकता है वो, पर मॉक टेस्ट बनाओ। ठीक है, दूसरे बात करूंगा स्ट्रेंथ। तो मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर 2 सेक्शन है, रीजनिंग और मैथ। और आईबीपीएस और एसबीआई से अलग यहाँ पर आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, मतलब 45 मिनट्स आपको टोटल है, और आप चाहे तो मैथ करें उसमें, चाहे रीजनिंग करें, कुछ भी कीजिए। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग कुछ भी कीजिए, उसमें आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले आप उस सेक्शन को कीजिए जो आपकी स्ट्रेंथ है। मान लिया आपकी रीजनिंग स्ट्रेंथ है तो रीजनिंग को कीजिए, मैथ अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो मैथ को कीजिए। इसके बाद मैं बात करूंगा थर्ड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब जैसे 45 मिनट है, तो अब आप इसे अपने हिसाब से आप डिवाइड कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे एक ही सेक्शन को टाइम दे दिया आपने, उसे किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है उस पर जाइए। तो लेकिन ये नहीं है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे आप जितने भी टाइम में कर सकते हैं, 20-25 मिनट। उसके बाद अपना जो बचा हुआ टाइम है वो दूसरे सेक्शन पे दीजिए। एक ही सेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर मान लिया आपकी स्ट्रेंथ तो है वो, लेकिन अगर उसमें आप फंस रहे हो, ठीक है, गलत, वहां जाकर मान लिया आपने रीजनिंग लिया,
पहले आपकी स्ट्रेंथ है, यहाँ आप अच्छा कर रहे थे मॉक टेस्ट में, ठीक है, पजल में, लेकिन वहां पर आप एग्जाम में फंस गए। तो फिर भी ऐसा नहीं है कि उसे ही आपने 30-35 मिनट दे दी, ठीक है, उसे छोड़ दीजिए। हो सकता है मैथ का पोर्शन आसान आया हो तो ज़्यादा पूरा समय रीजनिंग पे ही नहीं खत्म करना है, और सेक्शनल कट ऑफ होता ही है इसमें, ठीक है। तो अपना दोनों से उसका टाइम डिवाइड कीजिए। भले ही आपकी स्ट्रेंथ है रीजनिंग या मैथ जो भी है उसे आप पहले कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप 25-26 मिनट से ज़्यादा उसे मत देना, ठीक है, 20-25 मिनट। जबकि आपकी स्ट्रेंथ है तो उसे आपको कम टाइम देना है, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करूंगा आपको सिलेक्शन। सिलेक्शन से हमें मेरा मतलब है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन, ठीक है, रीजनिंग हो या मैथ हो, जो भी चीज़ है, तो यहाँ पे सिलेक्शन बहुत जरूरी है। मतलब आप अगर रीजनिंग पे अगर जा रहे हैं तो रीजनिंग में जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मिसलेनियस टॉपिक, पजल से अलग जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, इनइक्वालिटीज हो गई, स्लोगिज्म हो गया, ठीक है, डायरेक्शन वाले हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, तो ये सब टॉपिक ऐसे रहते हैं जो आसान रहते हैं और इजीली हो जाएंगे। तो पहले उसे कर लीजिए। उसके बाद जो पजल है, पजल में भी देखिए 3-4 तरह की पजल होंगी। मान लिया पजल और डीआई को अवॉइड नहीं कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ। आईबीपीएस और एसबीआई में मैंने बोला है कि आप प्रीलिम्स में पजल और डीआई अटेम्प्ट करे बिना भी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, आईबीपीएस और एसबीआई का। लेकिन आरआरबी में बिना पजल और डीआई के काम नहीं चलेगा, कट ऑफ बहुत हाई जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसकी पजल और डीआई आईबीपीएस और एसबीआई के कंपेयर में बहुत आसान आती है, ठीक है, बहुत ही आसान आती है। मतलब ऐसे सिंगल टियर ही रहेगी। और आप अगर आईबीपीएस एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जब मॉक में आपने देख भी लिया होगा, आपको कंपेरेटिवली ये ईजी लग रही होगी। तो पहले मिसलेनियस टॉपिक खत्म कर दीजिए, उसके बाद फिर पजल, 1-2 पजल, जो भी पजल है, मतलब आप देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस मैं मान लिया सिटिंग अरेंजमेंट है या फ्लोर वाली है, इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो उसको आप बनाइए। और अगर पजल में अटक रहे हैं तो मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि ऐसा वहाँ पर एग्जाम में ऐसा प्रतिष्ठा पे नहीं लेना है कि नहीं मैं तो इसे तो करूँगा ही करूँगा, मैं बुक में बना रहा था तो अब कैसे नहीं बन रही। तो ये बहुत से लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, वहाँ नहीं बन रही है, 2-3 मिनट अगर लग गए हैं तो वो टाइम को छोड़कर आगे बढ़िए और दूसरी पजल ट्राई करिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी मैथ में है तो जैसे डीआई है, तो पहले मैथ में अगर मैं बात करूं तो पहले तो अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन के 10-15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो 10 भी आते हैं, 15 भी आ जाते हैं, कहीं कहीं सीरीज की जगह भी आजकल सिंप्लीफिकेशन ही दे देते हैं। तो उन्हें खत्म करिए, सबसे पहले उन्हें खत्म करिए। अर्थमेटिक पे मत अटको। अर्थमेटिक को मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि कितना ही आपका स्ट्रॉन्ग हो फिर भी अर्थमेटिक को सबसे लास्ट के लिए बचा के रखो अगर टाइम मिलता है। अर्थमेटिक के अलावा और जो टॉपिक हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, क्यूई हो गया, डीआई हो गया, यही सब 30 नंबर के आसपास का आपका रहेगा, ठीक है। तो इन्हें ही आप कीजिए। सिलेक्शन इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सही क्वेश्चन का सिलेक्शन करें, और ये आपको फिर वही बात मैं बोलूंगा, मॉक टेस्ट से ही आप ये पता लगा पाएंगे और उसी से आप स्ट्रेटेजी सही बना पाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट का बहुत महत्व है। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। आरआरबी के अंदर कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो बहुत से कैंडिडेट इस बात को लेकर बहुत परेशान है, और वे बार बार जैसे कट ऑफ अगर देखेंगे आप तो 50 से ऊपर तो जाता ही है, और कई स्टेट का 60 से भी ऊपर जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो बात करूं 2021 में तो 70 से भी ऊपर गया था एक्स सर्विसमैन का। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कट ऑफ ऊपर इसलिए गया है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हैवी होता है आरआरबी का, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होता है। तो जिनके 45 अटेम्प्ट हो रहे हैं मॉक में, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, 40-45 भी हो रहे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए और बढ़ाने की, अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हैवी होता है, और जिसके 50 से ऊपर हो रहे हैं वो तो अच्छा कर रहे हैं। 50 से ऊपर की कोशिश कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन अच्छा होता है तो आप 40 पे ही संतुष्ट हो जाइए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। 40-45 भी अगर हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, कोशिश कीजिए 50 से ऊपर, 55 जितने बन जाए उतना अच्छा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होता है इसमें, हाँ एक बात और ध्यान रखना कि दोनों सेक्शन जो मैंने बोला है ना डिवाइड करने के लिए, देखो सेक्शन वाइज नंबर बढ़ते हैं। मतलब नॉर्मलाइजेशन में आपके क्वांट में भी नंबर बढ़ेंगे, रीजनिंग में भी, दोनों में बढ़ेंगे। अब अगर आपने रीजनिंग वाले शुरू में उठाई और रीजनिंग के ही आपने पूरे 40 क्वेश्चन मार दिए, पूरे 40 क्वेश्चन कर दिए, भले आपने 30 मिनट का टाइम लिया, कहा मैं रीजनिंग के पूरे 40 क्वेश्चन करूंगा, तो ये गलती मत करना। पहले रीजनिंग में 25-26 अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, 20-22 मिनट में अगर इतने हो जाते हैं, फिर स्विच कीजिए मैथ पे।
मैथ में भी फिर इतने ही 25-26 क्वेश्चन कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन में उन्हें नंबर बढ़ाने का मौका आप देंगे तभी तो नंबर बढ़ेंगे। अगर आपने रीजनिंग में मान लिया 39 या 40 क्वेश्चन कर दिए तो नॉर्मलाइजेशन में कहाँ से नंबर बढ़ाएंगे वो। और मैथ में तो जो होगा वो लिमिटेड ही नॉर्मलाइजेशन होगा। तो सेक्शनल वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं है कि पूरे कंबाइंड पूरा नॉर्मलाइजेशन कर दिया उन्होंने, ठीक है। सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है, मैथ के अलग बढ़ाएंगे और रीजनिंग के अलग बढ़ाएंगे। तो इसको जरूर ध्यान रखना। बहुत लोग ये गलती करते हैं, एक ही सेक्शन जो उनकी स्ट्रेंथ है उसी के सारे क्वेश्चन कर देते हैं और दूसरे में कम क्वेश्चन करते हैं। नहीं, स्ट्रेंथ भले ही है आपकी, फिर भी पहले आप कम कीजिए, 25-30 क्वेश्चन के आसपास कर दीजिए, फिर दूसरा सेक्शन में स्विच कीजिए, उसके इतने क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद टाइम परमिट करता है तो आप फिर बचे हुए क्वेश्चन कीजिए। लेकिन पहले जो है लगभग कोशिश कीजिए दोनों सेक्शन में इक्वल डिवाइड कीजिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक सेक्शन टफ होता है, मान लिया रीजनिंग टफ आया है, मैथ कंपेरेटिवली इजी आया है, और ये देखा भी गया है आरआरबी में मैथ कंपेरेटिवली इजी रहता है। मतलब जो उसमें सिंप्लीफिकेशन रहती है बहुत सिंपल रहती है। तो जो टफ आया है ना उसमें अगर 20 क्वेश्चन भी बन रहे हैं आपके, तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपके 10-15 नंबर बढ़ जाए, बढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा होगा कई लोगों को जो पहली बार देने जा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा, 10-15 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए। अगर आपने जैसे आपने टाइम मान के चले, जो मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट, कि मैं शुरू के 22-25 मिनट करूंगा पहले रीजनिंग है मैथ जो पहला सेक्शन है, उसमें अगर आपके 20-22 क्वेश्चन ही बने हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो टफ हो, लेकिन उतने 22 मिनट के बाद आप स्विच कीजिए तुरंत, कि ये नहीं कि मैं 25 ही बनाऊंगा, मैं रीजनिंग या 30 ही बनाऊंगा। 20-22 क्वेश्चन बन गए, टाइम हो गया 22-23 मिनट, आप स्विच कर दिए मैथ पे। मैथ में फिर हो सकता है इजी क्वेश्चन हो और ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर लो। तो दोस्तों ये सब पॉइंट थे मेरी तरफ से, आप विश्वास कीजिए, आप इन्हें थोड़ा आप दिमाग में रखिएगा तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत से कैंडिडेट के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं जो उन्होंने मेरी स्ट्रेटेजी मैंने पहले बताई थी IBPS के टाइम पर, SBI के टाइम पे फॉलो करी है और उन्हें फायदा मिला है। तो विश्वास कीजिए, इन्हें फॉलो कीजिए और मॉक में या फॉलो करके देखिए मॉक में आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, जो मैंने बताई है स्ट्रेटेजी। अगर इंप्रूव हो रहा है तो सेम चीज वही आप एग्जाम में फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और भी आपको किसी भी तरह के कोई डाउट है एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूँ जितने भी मेरे पास मैसेज आते हैं। तो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल, धन्यवाद, जय हिंद।